प्रस्तुत है पंजाबी की प्रसिद्ध लेखिका अजीत कौर द्वारा रचित कहानी एक और फालतू औरत। वह अप्रैल के शुरुआती दिनों की एक उदास शाम थी। थका देने वाली गर्मी और उम्मस से भरी हुई हम सड़कों पर भटक रहे थे। कुछ देर हम जनपथ होटल के काफी लॉन्ज में बैठे रहे थे। धीरे धीरे, बहुत ही धीरे कॉफी के 3-3 प्याले खत्म किए थे हमने। ना जाने कितना जमाना उन 3 प्यालों के घूंटों के बीच में से फिसलता रेंगता हुआ गुजर गया था। शेष बची थी एक कड़वाहट और खालीपन। दूसरा कप ओमा यानी ओम प्रकाश ने केतली में से उड़ेला था। कॉफी का थोड़ा सा खाली प्याला भरकर जब वह उसमें दूध डालने लगा तो मैंने कहा, नहीं, दूध नहीं, चीनी भी नहीं, काली कॉफी। रूसियों की तरह। और ओमा मुस्कुरा दिया। मुझसे प्रत्युत्तर में मुस्कुराया नहीं गया। अजीब हालत थी मन की। ओमा की जिंदगी में अपने फालतू होने का एहसास जिस वक्त बहुत टीसता था तो मेरा मन करता था कि मैं कोई ऐसी नक्षत्र जैसी तेज बात कहूं कि उसका साबुत और सामान्य खोल कट जाए। ऐसे समय उसके बाहरी साबुतपन से मुझे बड़ी कौफत होती थी। कुछ तो ऐसा हो जो काट दे, बेशक आध इंच ही। उस चिकने खोल को, गिलाफ को, अंदर का गुदड़ कहीं से तो नजर आए। मगर जब मैं कतरन काट देती थी, कतरन भी नहीं, एक तीखी सीधी लकीर, चमकते तेज धार वाले चाकू से कटी हुई दरार, तो उसकी तिलमिलाहट देखकर मुझे अफसोस होने लगता था अपने कमीनेपन पर। क्या चाहती थी मैं? शायद कोई बहुत सी मासूम चीज, जैसे एक मोहब्बत की गर्माहट से भरा घर, उसके किसी कमरे की प्राइवेसी में, और अपन तब में ओमा की छाती पर सिर रखकर बैठी हुई मैं, और किताबें, म्यूजिक और शायद कुछ और भी। जो चाहिए था उसका कुछ पता नहीं था। बस इतना पता था कि जो चाहिए वह नहीं है, और यदि वह नहीं था तो इसकी सरासर जिम्मेदारी ओमा की थी, क्योंकि सभी अहम फैसले ओमा के हाथ में ही थे। कॉफी के 3 प्याले खत्म होते होते 7:30 बज गए थे। ओमा ने घड़ी देखी। जब भी ओमा की नाक के ऐन ऊपर माथे के बीचों बीच 3 लकीरें पड़ जाती तब वह एक ऐसी घड़ी होती थी जिसमें कोई बात वह समझ नहीं पा रहा होता था, परंतु ऐसी घड़ी कभी कभी ही आया करती थी। अक्सर हर बात हर समय उसकी समझ में पूरी तरह आ जाती थी। लगता था जैसे आसपास की हर वस्तु पर इर्द गिर्द भटक रही हवा भी उसकी पूरी और कड़ी पकड़ में हो। माथे के बीचों बीच पड़ने वाली इन 3 लकीरों को देखकर अक्सर उस पर मुझे बेहद दया आ जाती थी। दया और लाड। मन पिघलकर बेवजह उसकी ओर बहने लगता था। क्यों? क्या सोच रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। कोई अपॉइंटमेंट तो याद नहीं आ गई? मैं मुस्कुराई। कमबख्त, औरत भी माँ के पेट से एक्टिंग सीख कर आती है। अपने मर्द को खुश करने के लिए एक्टिंग, अपने लिए छोटी से छोटी रियायत लेने की खातिर एक्टिंग, अड़ोस पड़ोस, नाते रिश्तेदारों के दुख सुख की, भाई बंदगी के वक्त एक्टिंग। इसी को त्रिया चरित्र कहते हैं। ताने में, निंदा में, पर क्यों? इसमें जो मेहनत खर्च होती है उसकी मजदूरी का हिसाब क्यों नहीं किया जाता? नहीं, वह तुरंत बोला। फिर तुम नजूमी को कैसे पता चल जाता है? वह भी सहज हो गया और मुस्कुरा दिया। ओमा मुस्कुराता था तो उसके सामने के 2 दांतों के कोनों पर कुछ चमकता था, जैसे खिली हुई धूप में रेत में पड़ी सिपियां चमक रही हों। बाकी दांत निरी पीली रेत के रंग की तरह बिल्कुल साधारण से, बल्कि थोड़े थोड़े भद्दे भी। लेकिन आगे के दोनों दांतों के कोने चांदी के रंगे से, जैसे सिपियों के भीतरी पेट का रंग। ओमा की मणियां उसके मस्तक में नहीं, आगे के दोनों दांतों में थी। मुझे रिझाने के लिए ओमा को मोर की भांति नाचने की जरूरत नहीं थी। बस एक मुस्कुराहट में अगले दोनों दांतों की मणियों को चमकाने की देर होती थी कि मेरा सारा जिस्म मोमबत्ती की तरह पिघलने लग जाता था। नजूमी नहीं, अंतर्यामी। हाँ बाबा, अंतर्यामी। फिर बताओ, क्या सोच रहे थे? इस अंतर्यामी बाबा से कुछ न छिपाना। यही कि 7:30 बज गए हैं, पिक्चरें भी शुरू हो गई हैं और प्ले भी। अब कहाँ चला जाए? एक बार बिजली भी कौंधती हुई चमकी, गुस्से की, इल्जाम की, बेसहारेपन की। इस मर्द ने मेरे साथ मिलकर एक घर बनाने की बजाय मुझे जिप्सी बना दिया था, खाना बदोश। लेकिन फिर अंदर बैठी एक शाश्वत औरत ने, जो शाश्वत एक्ट्रेस भी होती है, मानो चेतावनी दी। देखना, होशियार। एक मुस्कुराहट को मैंने लिपस्टिक की तरह आहिस्ता से होंठों पर मला। जगह तो है एक शहंशाह आलम, जान की खैर पाऊं तो अर्ज करूं। बोलो जी। वह हंसा। जहन्नुम में जाया जाए तो कैसा रहे? ठीक है, चलते हैं।
करीब से गुजर रहे वेटर से उसने बिल मंगवाया, पैसे दिए जैसा कि उसकी आदत है। बिल वापस लिया और हम उठकर बाहर आ गए। साथ ही एक सवाल भी हमारे साथ उठकर बाहर आ गया कि शेष बची शाम कहाँ गुजारी जाए। टैक्सी के पास रुककर उसने पूछा, राणो के घर चलें? तुमने तो बताया था कि एमपी वाली कोठी वे छोड़ रहे हैं। हाँ, कालू विलायत प्रस्थान से पहले उसे नए मकान में शिफ्ट कर गया था। मेरे पास पता है। कालू यानी ओमा का दोस्त। वैसे नाम तो कुछ और था, जैसा कि दादियाँ नानियाँ अपनी आत्मा के कल्याण के लिए प्राय रख दिया करती हैं। सभी दोस्त उसको कालू ही कहकर पुकारते थे। ठीक है चलो, मैंने कहा। जानती थी कि इस शाम की किस्मत में कत्ल होना ही लिखा है, फिर बहस में भी क्या फायदा। एक बड़े से बंगले के आगे टैक्सी रुक गई। कोई सरकारी बंगला ही था वह भी। गेट के अंदर घुसकर हम बंगले की बगल से होते हुए पिछवाड़े पहुंच गए। एक बेहद वीरान सा लॉन था जिसकी घास समय से पहले ही बूढ़ी हो गई थी। लॉन के दूसरी तरफ एक कोने में एक बहुत बड़ा पेड़ था जिसकी टहनियों में घना अंधेरा छुपकर बैठा प्रतीत होता था। बड़ा मनहूस लग रहा था वह पेड़ और उजाड़ सा लॉन। पिछवाड़े के एक दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा राणो ने खोला। आइए, आज कैसे रास्ता भूल गए? नहीं, रास्ता तो नहीं भूले, खास तौर पर आए हैं तुम्हारा हालचाल जानने। एक छोटी सी सीढ़ी चढ़कर कमरे के अंदर जाते हुए ओमा ने कहा। पीछे पीछे मैं भी। रानू के बालों में भी बाहर लॉन के खड़े पेड़ की टहनियों जैसा अंधेरा छुपा हुआ था। बेहद उदास और बदहवास सी लग रही थी वह। यह कमरा शायद उस बड़े बंगले की कोठरी रहा होगा जहां पहले लकड़ी कोयला रखा जाता होगा, या फिर खानसामे अर्थात चौका बर्तन वाले मुंडू की खोली। एक छोटा सा कमरा, एक कोने में चारपाई थी जिसने आधा कमरा घेरा हुआ था। दूसरे कोने में बिजली का छोटा सा चूल्हा रखा था। पास में ही लावारिस से लुढ़के हुए 2-3 कप प्लेटें। अजीब बदहवासी में करीब ही 5-7 जैम की खाली शीशियां और काफी के खाली डिब्बे पड़े हुए थे। शायद उनमें नमक मिर्च मसाले भरे हुए थे। मैले ढक्कन जिनके रंगों से ही मालूम हो रहा था कि इन डब्बों में क्या है। चूल्हा भी जब जल ना रहा हो, बुझा हुआ ठंडा चूल्हा, तो क्या बहुत अफसुर्दा नहीं लगता? फटे हाल, उदास। कमरे में अगर पुराने जमाने की कोई चीज थी तो वह थी वही रेशमी रजाई जिसका रंग अब आतिशजदा नहीं रहा था, परंतु बुझते हुए चूल्हे के अंगारों की तरह अभी भी उस रजाई में पुरानी गर्माहट और पुरानी शोखी थोड़ी बहुत बची हुई थी। दूसरी चीज थी ट्रांजिस्टर। वही ट्रांजिस्टर जिसे कालू ने राणो को पहले तोहफे के रूप में दिया था जब वह उसे उसके मित्रों के अनुसार चंडीगढ़ से उड़ा लाया था। साधारण से घर में पली और चंडीगढ़ सेक्रेटरीट में टाइपराइटर कूटने वाली राणो कालू की दौलत की चकाचौंध और मोहब्बत के रटे हुए फार्मूलों में दिग्भ्रमित हो गई। होश लौटा तो वह लड़की कोयले वाली एक कोठरी में थी, अकेली। कालू अपनी बीवी को विलायत की सैर कराने ले गया था रिश्वत के तौर पर। एक औरत जिसका नाम बीवी होता है, जब उसका मर्द उससे कुछ चुराता है तो उसे रिश्वत देता है। जितनी बड़ी चोरी उतनी ही बड़ी रिश्वत। लेकिन दूसरी औरत जो फालतू होती है, रखैल, उसे सिर्फ रोटी और कपड़े गहने देकर बहलाया जा सकता है। अगर फालतू औरत उस मर्द की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए तो उसे खुदा भी नहीं बचा सकता। हमारे अंदर आ जाने से या तो कमरा सिकुड़ गया था या फिर उसके अंदर की हवा 3 व्यक्तियों के लिए पर्याप्त नहीं थी। कुछ था जो घुटन पैदा कर रहा था, कुछ था जो सांस को भारी कर रहा था, भारी और खुरदरा। सुनाओ फिर क्या हालचाल है? ओमा चारपाई के बीचों बीच फैल कर बैठ गया, बाहों से पीछे की तरफ सहारा लेकर। एक पाय पर मैंने भी अपने आप को टिका लिया था, पैताने की तरफ। राणो चूल्हे के पास रखी पीढ़ी पर बैठ गई। देख ही रहे हो, उसने अजीब उदासी भरा जवाब दिया। कोई चिट्ठी पत्री आई थी, कोई 10 दिन हुए। पिछले 10 दिनों का खालीपन, खत का इंतजार और मायूसी, ये सब राणो की आवाज का हिस्सा थे। राजी खुशी? हाँ, राजी खुशी। और तुम? मैं। उसने एकाएक चौंकते हुए ओमा की तरफ देखा। तुम ठीक हो? ठीक हूं, वह जैसे कुएं में से बोली रुआंसी आवाज में। कुछ देर तक पूरे कमरे में खामोशी पसरी रही, ऐसी खामोशी जो स्याह रात में चीखते हुए सायरन की आवाज के बाद फिजा में लटक जाती है और हर वक्त एक खतरा भी हवा में लटका रहता है उसके साथ। और कान अगली आवाज सुनने के लिए अंधेरे में एंटीना उठाकर खड़े रहते हैं, शायद फटते हुए बम की आवाज सुनने की खातिर। कालू की चिट्ठी आई थी, लिखा था, प्लेटफॉर्म पर जो सामान छोड़ आया हूं उसका ख्याल रखना। उमा छोटी सी हंसी हंसा।
अच्छा, एक बेहद गहरा अंधेरा था जो रानू की आवाज से झर रहा था, राख जैसा, भुरभुरा सा। मैंने उमा की ओर देखा। ऐसा कभी कभार ही होता था कि वह हड़बड़ाकर बात का उत्तर तलाश करे। रानू एक अज्ञात सा चैलेंज, एक चुनौती सी आंखों में भरकर उसकी तरफ देख रही थी। कोई खातिर नहीं करोगी हमारी? तुम्हारे मेहमान आए हैं। उमा ने चैलेंज को टाला और पैंतरा बदला। दूध नहीं है, नहीं तो चाय कम पिया करो ना, दूध चाय के लिए बचा कर रखा करो। नहीं, आज सवेरे लाई ही नहीं थी। क्यों? रात में गर्मी लगती है, नींद नहीं आती, बड़ी उमस होती है कमरे में। तड़के जाकर आंख लगती है, तब तक दूध का डिपो बंद हो जाता है। 4 अंगुल जगह के गिर्द खड़ी हुई दीवारों से टकराकर मेरी नजर वापस लौट आई। कोई खिड़की नहीं थी। रोशनदान का तो वैसे ही आजकल रिवाज नहीं रहा है। पिछली दीवार में एक दरवाजा था जो स्थायी तौर पर बंद लग रहा था। शायद दूसरी तरफ से मकान मालिक ने बंद किया होगा। जब रानू चंडीगढ़ से कालू के संग भागकर आई थी, तब शायद वह नहीं जानती थी कि कालू की दौलत उसे घर नहीं दे सकती थी। कोई विस्की शिस्की निकालो। विस्कियां वाले तो विलायत चले गए, यहाँ तो बस खाली बोतलें हैं। रानू ने गहरी सांस ली। अच्छा, उमा झेंपते हुए हंसा। कुछ देर चुप्पी रही। दिन भर क्या करती रही हो? सड़कें नापा करती हूँ। कौन कौन सी नाप ली? नाम याद नहीं रखती। सड़कें भी अधिक ना नापा करो। सड़क पर चलने वाली अकेली औरतों को जानती हो विलायत में क्या कहते हैं? क्या? स्ट्रीट वॉकर। उमा हंसा। मैंने कांपकर रानू के चेहरे की तरफ देखा। उसका चेहरा वीरान सड़क सा सपाट था, जैसे बात उसकी समझ में ना आई हो। अच्छा, कहते होंगे। वह शायद कुछ और ही सोच रही थी। मैंने उमा की तरफ देखा। एक अजीब सा एहसास हुआ कि यह आदमी खूंखार होने की हद तक जालिम हो सकता है, क्रूअल। कायदे से तो उस समय मुझे उमा से भिड़ जाना चाहिए था, रानू की हमायत में, क्योंकि वह भी मेरे कबीले की ही औरत थी, फालतू औरतों के कबीले की। और फालतू औरतें लड़ा नहीं करती। लड़ने का अधिकार केवल बीवियों के पास होता है। फालतू औरत के लिए अपने मर्द से लड़ना जानते बूझते कुएं में कूदने जैसी बात होती है। और जब मेरे भीतर दुबके बैठे कमीनेपन ने निर्णय लिया कि मेरा इरादा अभी आत्मघात करने का नहीं है, फिर बहुत देर तक सब शांत बैठे रहे। चलें अब? उमा ने मेरी ओर देखा। मैं उठकर खड़ी हो गई। रानू भी उठ खड़ी हुई। अगली बार चिट्ठी लिखे तो लिख देना कि साहनी चौथे 5वें दिन आकर 20 रुपए दे जाता है और मैं भूखी मर रही हूँ। साहनी आता है? उमा सावधान हुआ। वो ही उसे कहकर गए थे। रानू ने बाहर का भिड़ा हुआ दरवाजा खोल दिया। भीतर की उमस के बाद उस अंधेरे उजाड़ से लॉन में घूमती हवा बड़ी भली लगी, सुखमय। आसानी से सांस आया। चुपचाप छोटे छोटे कदमों से बंगले की बगल से होते हुए हम तीनों गेट पर पहुंच गए। बाहर सड़क रोशनी में चमक रही थी, हल्की हवा और रोशनी। अच्छा कहकर हम विदा लेने लगे। रानू ने धीरे स्वर में कहा, फिर जल्दी फेरा लगाना। सड़क खामोश थी। आवाजाही बहुत कम थी इस सड़क पर शायद। सड़क के दोनों ओर बड़े घेर वाले पेड़ खड़े थे, गहरे अंधेरे की चादर ओढ़े हुए, मुंह सिर लपेटे, शायद जामुन के पेड़ थे। हवा उस वक्त भी धीमी धीमी चल रही थी जब हम एक पेड़ के नीचे से हल्के कदमों से चलते हुए गुजर रहे थे। पेड़ में से आहिस्ता आहिस्ता सुबकने की आवाज आई। यह क्या है? मैं ठिठक कर खड़ी हो गई, चौंक कर और डर कर भी शायद। क्या है? कोई सिसक रहा है। कहाँ? उमा ने पूछा। कहीं नहीं। मैं चल पड़ी। तो ये थी पंजाबी की प्रसिद्ध लेखिका अजीत कौर द्वारा रचित कहानी एक और फालतू औरत। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहें वाइब्रेंट ट्रेंड्स के साथ।